मित्रों, रवीना विशेषांक में प्रकाशित श्री पंकज मिश्र अटल जी का आलेख मैं वाचन कर रहा हूँ। ये जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा आसाम के प्राध्यापक हैं। इन्होंने जो हमारी कविताओं पर अपने वक्तव्य दिए हैं, विचारणीय हैं, आपसे इसीलिए साझा कर रहा हूँ कि आप भी उस पर विचार करने की कृपा करें। मेहंदी घाट संकलन के संदर्भ में जब प्रोफेसर कृष्णकांत दुबे ने एक साक्षात्कार में सुशील राकेश से पूछा कि आपकी एक कविता इंकलाब मेहंदी घाट काव्य संग्रह में संकलित है, कविता के पढ़ने से ऐसा लगता है कि आप क्रांति के लिए जनसामान्य से अपील कर रहे हैं। ये क्रांति का आह्वान किसके विरुद्ध है? इसके अलावा कौन कौन सी कविताएं मानवीय संवेदना को जीवित रखने का प्रयास करती हैं? सुशीला के द्वारा स्पष्ट किया गया कि इसकी कई कविताएं प्रगतिशील चिंतन और जनपदी चेतना से परिपूर्ण हैं। जमीन पर बंसी बजेगी, इंकलाब, मजदूर, जर्जर है बुढ़िया, मछली, बच्चे, कुछ ऐसी रचनाएं जिसमें दम भरती मानवीय मानवता, सामाजिक अनैतिकता और सांसें तोड़ती आदमी की ज़िंदगी पर ध्यान आकर्षित किया गया है। जहाँ हम चाहते हैं कि वहाँ कड़वाहट, तिक्तता, उदासी, अनिश्चितता और विसंगतियों के अलावा कुछ और नहीं दिखता। इन सबसे मुक्त दिलाने का काम कविता करती है। वो उजाड़ती नहीं, वह तो बसने के लिए उपाय बताती है। इंकलाब कविता में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि देखिए, कविता की पंक्ति है, कविता इंकलाब है, कविता वह रास्ता है जहाँ से आदमी भूखा नंगा होता हुआ भी सही रहता है। यहीं पर बात खत्म नहीं होती, आगे और भी कहते हैं, कविता बाढ़ नहीं होती, बस बसने के लिए घर देती है और सर छुपाने के लिए सरपत की छान। मेरी दृष्टि में कविता जिंदगी जीने का एक साधन है, वह भी ऐसा साधन जो विरोधी परिस्थितियों में भी डटा रहता है। संसार जहाँ से सोचना बंद कर देता है, कवि और कविता वहाँ से शुरू होती है। मेहंदी घाट सामाजिक और राष्ट्रीय विषमताओं के खिलाफ एक मोर्चा है, जिसकी कविताएं सर्वहारा वर्ग को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। सुशील राकेश का यह स्पष्टीकरण काफ़ी मजबूती के साथ उनकी विचारधारा की जनवादी प्रवृत्ति को सामने लाने में समर्थ है। मानसिकता को व्याख्यायित करती दस्तावेज। कुल मिलाकर मेहंदी घाट संकलन सुशील राकेश की उस मानसिकता को व्याख्यायित करता दस्तावेज है जिसमें वे घोषणाएं नहीं करते, वक्तव्यों से बचते भी हैं। जन की चिंता रखते हुए उस हल की तलाश में जुटे नज़र आते हैं और शायद शोषितों की तस्वीर को बदलने की ताकत रखता हो। वे केवल कुछ मखमली शब्दों से अपनी बातों को सजाते नहीं, सत्य की गहराई तक उतरने की इच्छा रखते हुए खुरदुरे और उबड़ खाबड़ रास्तों में गंतव्य की दूरी तय कर लेने का साहस रखते हैं। उन्होंने उस सत्य को लाने का प्रयास सफलतापूर्वक अपनी रचनाओं में किया, जिसको अपनी रचनाओं में लाने के लिए रचनाकारों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। इसीलिए मेहंदी घाट की सभी कविताएं जन तक अप्रोच की कविताएं हैं। सुशीला के शहर आने वाले संकलन में काफ़ी कुछ नएपन के साथ नजर आते हैं। कविताओं के भाव से लेकर शिल्प तक उनकी ज़बरदस्त पकड़ और कविता और कवि दोनों की परिपक्वता का परिचय देती है। कवि की सोच और कहने की शैली दोनों अनूठी है। गंगा अपने पास 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुई। सुशील राकेश के परिवर्तित होते सोच, तीखे तेवर और बदहाल होते जा रहे समाज के प्रति चिंता को जाहिर करता संकलन है। साथ साथ कविताओं में आक्रोश भी झलकता है, लेकिन वह संयमित और रिफाइंड आक्रोश है जिसमें कि समाधान को तलाशती व्यग्र दृष्टि भी निहित है। आज के समाज में जिस तरह वायवीय समस्याओं के समानांतर मानसिक समस्याएं बढ़ रही हैं, जो कहीं न कहीं पैर पसार चुकी हैं, भौतिकता की देन है और इससे स्वयं सुशील राकेश भी आहत हैं, क्योंकि हर मध्यम वर्गीय इन्हीं का शिकार है और परिणामतः सारी की सारी पीढ़ी इसी जकड़न, टूटन, बिखराव और संतरास में बदल दी जा रही है। शायद कहीं न कहीं मनोविश्लेषणात्मक रचनाओं में ही इन समस्याओं का समाधान छिपा है। बिखराव रूपी आत्मघाती पीड़ा से भी यही रचनाएं बचा सकती हैं। इन्हीं विश्लेषणों और तलाश की छटपटाती से जन्मी और निखरी है। गंगा अपने पास की रचनाएं संकलन की अधिकांश कविताएं जन की चिंता के भाव से संपृक्त होने के कारण जनवाणी वैचारिक पृष्ठभूमि के काफ़ी निकट प्रतीत होती है। पिता से बातचीत, भूलो गंगा, छज्जे वाली गुड़िया, बच्चे खामोश नहीं हैं,
बच्चों का एक सपना खो गया है। बदलाववादी कविताएं संपूर्ण संकलन में बसी कवि की भावनाओं और वैचारिक दृश्य को स्पर्श करने में सक्षम हैं। यहाँ विवेचन हेतु मैं कविताओं के क्रम पर न जाते हुए उनकी गहराई और संकलन के उद्देश्य की परिपूर्ति के दृश्य से महत्ता को ही महत्व दे रहा हूँ। भूलो गंगा कविता में कवि की उन भावनाओं का प्रस्तुतिकरण हुआ है जो कि कहीं न कहीं संपूर्ण समाज में व्याप्त उलझन को उजागर करती है। साथ साथ कवि चिंतित नजर आता है क्योंकि आज का तथाकथित मानव विकृतियों का यथार्थ बन चुका है। उन्हें चिंता है कि गंगा कहीं वापस पलायन न कर जाए। तभी ये कहते हैं कि कविता की पंक्ति है, तूफान तुम्हारे मख से मतलब यज्ञ से मख में बाधा डालें, पीटते होंगे मृदंग क्षुद्र दुष्टा वो भूलो गंगा उद्दंडता छल कपट सबकी भूलो गंगा। सुश्री राकेश यहीं तक नहीं रुकते, वो अपनी बात आगे भी कहते हैं कि मैं गति हूँ, मैं कुंभ चीर कर देखो निरंतर तुम्हारा कोलाहल गुंजनशील अमृत प्रवाह लज्जा का द्विराज सब कुछ तुम्हारी अभी सिद्धि में व्रत की पूर्ति मिलेगी। पृथ्वी रखे चरण कमल वापस अपने वापस न करूँगा द्युतिगत से भो गंगा। कहीं नहीं कहीं कविता की अविधेयात्मकता अति सहजता की ओर ले जाते हुए संकलन की उष्णता से भूलो गंगा को भिन्न भिन्न प्रकृति की रचनाओं के कालम में रखती हैं और कृति के मंतव्य की परिपूर्ति का माध्यम बनकर उभरती हैं। पिता से ये बातचीत के वर्तमान परिवेश में पापों की स्थिति द्वंद्वात्मक और अनिश्चयात्मकता की स्थिति की व्याख्या है। देखिए, जब कि सब पेट के लिए ही सड़कों पर मारे फिरते हैं मुट्ठी भर हाथों में, और ये मुट्ठी भर हाथ भर रहा है हितों की दुश्मनी और शिक्षे दमतोड़ती रोशनी। खून चूस रहे हैं आपका और मेरा हाथ न मिलने का कारण वो इसलिए है कि स्वतंत्रता का अपहरण जारी है। यथार्थ मिश्रित चिंता कविता को और अधिक व्यापक भावभूमि प्रदान करती है। बढ़ते भौतिकतावाद और पूंजी के प्रति आकर्षण भागम भाग के बीच अस्तित्व और मौलिकता को बचाए रखने की शर्त की अभिव्यक्ति लगती है। छज्जे वाली गुड़िया जो कि केवल ये चाहती है कि जैसा भी हो जो भी हो लेकिन उसके पिता घर लौटते दिखें। शायद यह भावना अपने संस्कारों की और वापसी की प्रतीक्षा है तो अस्वस्थ करती हुई प्रतीत होती है। वह लिखते हैं, छिटक जाती उसकी आकांक्षाएं बस अपनी संस्कृति के ताने बाने में गम का सूत काटते पहुंच जाती है। छज्जे पर गुड़िया करती है प्रतीक्षा रोज बरोज अपने पिता की। छज्जे वाली गुड़िया।